लिखना बंद कर दो। एग्जाम डेट आ गया है ना, तो आज से चलेगा पर डे एक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। आज डे 1 है और आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से था कि शीत युद्ध और तनाव से संबंधित क्या। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं पहले आपको लिखना होगा। देखो सब दो पार्ट, जब आपका डिफरेंस पूछता है ना तो उसको दो पार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिखिए कोल्ड वार शीत युद्ध और एक तरफ लिखिए तनाव से। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई, किसकी लड़ाई थी, और ये शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु गिराया गया, लिटिल बम और हाइड बम, 2 परमाणु गिराए गए। उसके बाद तो शुरू होता है कोल्ड वॉर। एक्चुअली कोल्ड वॉर शीत युद्ध जो है, इससे पहले अमेरिका और यूएसए दोनों दोस्त। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्नी को देखो, दूसरा विश्व युद्ध का यात्रा को देखो, तो अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एक साथ। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है तो एक लड़ाई शुरू होती है, और लड़ाई शुरू होती है महाशक्ति बनने की, सुपर पावर बनने की। और सुपर पावर बनने की लड़ाई जब लड़ते हो तो कभी भी उस लड़ाई में खुद को इंजरी करना पसंद नहीं करते। सपोज करो कि आप दो ग्रुप समझ लो, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। एक ग्रुप को हम लोग मान लेते हैं ईस्टर्न ग्रुप और एक ग्रुप को मान लेते हैं वेस्टर्न ग्रुप। तो जो वेस्टर्न ग्रुप था वो पूंजीवादी समूह था, उनका विचारधारा जो आइडियोलॉजी था वो पूंजीवादी था। और जो ईस्टर्न ग्रुप है, पूर्वी ग्रुप है, इनका विचारधारा जो था वो साम्यवादी था। लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या था, सुपर पावर बनना, यानी कि वैश्विक महाशक्ति बनना, ठीक है। तो इसके लिए सपोज करो कि आपका एग्जाम है फरवरी में, इस ग्रुप को भी मन होगा कि टॉप करते, इस ग्रुप को भी मन होगा टॉप करते, तो दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है, एक दूसरे से आगे निकलने का प्लान तो चलेगा। लेकिन दोनों ग्रुप में से कोई चाहोगे कि दोनों ग्रुप को कोई इंजरी हो। मानो आप इनको मारोगे तो आपको मारेंगे ना, तो घायल तो दोनों होइएगा। तो ये वार जो था ये प्रॉक्सी वार था, कोल्ड वार जो था ये प्रॉक्सी वार था, ये सीधे नहीं लड़ा गया। तो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी और ये शुरू होता है 1945 में और ये 1991 तक चलता है। आपसे सवाल ये होगा जो आप लोग लिख लीजिए और कमेंट में कर सकते हैं या हमको कैलेंडर दिखा सकते हैं, शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि वो एक पत्रकार, अमेरिकन पत्रकार था। शीत युद्ध को हम लोग आयरन कर्टन के नाम से जानते हैं और आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया। आयरन कर्टन का मतलब एक लोहे का पर्दा गिर गया पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच में। तो ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या था, चर्चिल। लेकिन आपसे क्वेश्चन फिर से वही कि शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एमसीक्यू के लिए ये आपको कमेंट है। शीत युद्ध समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी को। दोनों तरफ गुट बने, सोवियत संघ ने भी गुट बनाया और अमेरिका ने गुट बनाया, और ये दो गुटों के बीच वैचारिक संघर्ष था। यहाँ पे हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ। ये चलता है 1945 से लेकर 1991 तक। लेकिन 1945 के बाद क्या होता है कि 47 में मार्शल प्लान आता है जो 48 में लागू होता है। 47 में अमेरिकी विदेश सचिव के द्वारा एक प्लान लाया जाता है जो कि अपने साथ वाले देशों को सुरक्षा सहयोग देने की बात। तो 1948 में मार्शल प्लान लागू होता है, 47 में इसकी घोषणा होती है। मार्शल प्लान के बाद मोल्टो प्लान आता है जो सोवियत संघ रूस के विदेश सचिव थे मोल्टो के द्वारा। तो दोनों 1948 में एमसीक्यू अगर आपका आता है कि मार्शल प्लान कब आया, मोल्टो प्लान कब आया, कोई दिक्कत ओके। तो ये आएगा। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका एक सैनिक गुट बनाता है जिसका नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बोलते हैं नाटो।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये कब आता है? 1949 अप्रैल, कितने अप्रैल को आता है? 4 अप्रैल 1949 को। फाउंडर कंट्रीज के 12 थे, आज इसमें 30 हो गए हैं। हाँ, बढ़ गया है। शुरुआती सदस्य संख्या 12 थी। तो जब अमेरिका संगठन बनाता है तो जाहिर सी बात है कि यूएसएसआर बनाएगा। सिर्फ अमेरिका ने नाटो नहीं बनाया। नाटो के बाद अंजा संधि होता है, अंजा संधि के बाद सेंटो होता है, फिर सिएटो होता है, फिर बगदाद संधि होता है। तो अमेरिका ने बहुत सारे सैन्य संगठन बनाए। अमेरिका मतलब अमेरिकन गुट ने। अब जब अमेरिकन गुट बनाता है तो जाहिर सी बात है कि यूएसएसआर गुट भी बनाएगा। तो उसने भी वो एक वार्सा पैक्ट किया जो 1955 में होता है, 15 मई 1955 को। तो सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सिटी के दौरान क्या हुआ? तो 1961 में बे ऑफ पिक्स होता है। देखो ये जो चीजें बोल रहे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एमसीक्यू भी हम लोग कंक्लूड करते थे, जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे नहीं चले, उसके अंदर की जितनी चीजें हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बे ऑफ पिक्स कब होता है? 1961। क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है? 1962। तो ये दो चरण होने के बाद लगता है, स्पेशली क्यूबा मिसाइल संकट के बाद, कि अब दोनों गुट आमने सामने हो गए हैं और अब वेपन्स भी यूज होंगे, हथियार भी यूज होंगे। और जब ये बातें सामने आती हैं तो फिर लगता है कि अगर दोनों गुट परमाणु हथियार का प्रयोग कर लिए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब एंट्री होती है तीसरे लोग, यानी कि दुनिया के जो बड़े देश होते हैं, शक्तिशाली देश होते हैं, या भारत जैसे शांति को मानने वाले देश होते हैं, ये इंटरफेयर करना। तो 1970 के से लेके 1979, 1970 टू 1979, यानी कि 80 के दशक में, अगर आपका एमसीक्यू में दशक पूछेगा तो 80 का होगा। तो 70 से लेके 79 तक का जो दौर है, इस दौर में दुनिया के बहुत सारे लोगों के सहयोग से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच डायलॉग शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। और ये बातचीत जब चलने लगा, उसका एग्जाम्पल है स्टॉकहोम सम्मेलन 1975, हॉटलाइन 123, बहुत सारी समझौताएं हुई, सीटीबीटी, एनबीटी। तो जब इन सब चीजों का दौर चलने लगा तो दोनों के बीच जो कड़वाहट था वो मीठापन में तब्दील होने लगा और उम्मीद की गई कि अब दोनों के बीच युद्ध नहीं होगा। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया तनाव शिथिल, यानी कि यहाँ पे तनाव जो है वो शिथिल हो गया, ठंडा हो गया, कम हो गया। तो आई थिंक आप लोग को शिथिल और तनाव शिथिल में अंतर समझ आ रहा। कोई डाउट किसी को है? नंदिनी, सोनाली, स्वाति, चंदन, आप? कोई डाउट नहीं है? पक्का? क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है भाई। कोई डाउट है फिर से पूछ लो, किसी भी वर्ड पे कोई डाउट है पूछ लो। अगर अभी डाउट नहीं है, घर में वीडियो देखना रिवीजन करके, उसमें अगर डाउट समझ में पूछ लेना। एक दिन ध्यान रखना कि अब आज से वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कोई कंफ्यूजन है ना? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से लेते हैं। तो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालना। तो इसको देखिएगा आप लोग, हम ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा एग्जाम में, और उसके बाद एक एक लाइन इसके बारे में लिखना है। ये जो पॉइंट होगा इसको आप लोग हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा। हाईलाइटर से भी हाईलाइट कीजिएगा तो सिर्फ पैरोट कलर वाले यानी कि ग्रीन कलर वाले हाईलाइटर होते हैं, उससे कभी भी पिंक और रेड एग्जाम में यूज मत कीजिएगा। तो कौन कौन से पॉइंट है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दराव सानी 1921 में की थी। इसका प्रयास तो 18वीं सदी से ही चलता है। मार्शल ने प्रयास किया, फिर कनिंघम ने प्रयास किया, उनके अंडर में ये लोग काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राधादास बनर्जी, बाकी टीम। तो सबसे पहले उनकी खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खासियत क्या है? क्योंकि नगर सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है, हो सकता है कि अगले चैप्टर अगले क्लास में जब हम आए तो उसका अर्थव्यवस्था पूछे, धार्मिक पूछे। तो आज हम लोग फोकस करेंगे नगर सभ्यता। तो नगर सभ्यता को हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो बाकी लोग एग्जाम में लिखेगा ना, तो बाकी में बहुत सारे इस टाइप के गेस्ट पेपर आते हैं, नाम नहीं नाम ढक दे रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे गेस्ट पेपर आते हैं। और जब आप इससे लिखिएगा तो जो टीचर कॉपी चेक करता है पता चल जाता है कि आपने रट कर लिखा। तो आप पहले पॉइंट बनाइए, पॉइंट बनाने के बाद उसको हाईलाइट कर दीजिए।
और उसका अंदर आप एक एक लाइन का उसको मेंशन कर दीजिए कि उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित सड़कें थी। तो वहां का जो सड़क था वो 90 डिग्री कोण बनाता था, एक साइज का था, लंबी थी, चौड़ी थी सड़कें। एक एक सड़क कम से कम 5 किलोमीटर तक लंबी जाती थी, उसके बाद ही टर्निंग होता था, टर्निंग भी बीच में नहीं होता। तो सुव्यवस्थित सड़कें लेकर हाईलाइट कीजिए, उसको डैश करके लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें सुव्यवस्थित थी, समकोण थी, सीधी थी, आड़ी तिरछी नहीं थी, और वो लंबी थी, साथ में चौड़ी थी। कोई कंफ्यूजन? दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे, नगर नियोजन था, वो 2 भागों में विभक्त था। एक को बोलते थे सिटाडेल और एक को बोलते थे लोअर टाउन, यानी कि एक ऊपरी और एक निचली। पश्चिमोत्तर हिस्से, जो पश्चिम में था वो ऊपरी हिस्सा था, और पूर्व में जो था वो निचला भाग था। ऊपरी भाग में किला था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे राजा का तो कुछ मिला नहीं है, तो पुरोहित रहते होंगे, व्यापारी वर्ग रहते होंगे, और नीचे वाला हिस्से में आम वर्ग। तो दूसरा भी क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? तीसरा है कि वहां पे पक्के ईंटों के मकान मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्के ईंटों के मकान मिले हैं। मकान की खासियत क्या थी कि सभी दरवाजे अंदर की ओर आते थे, अगर लोथल को छोड़ दिया जाए। लोथल एकमात्र शहर है जहां पर दरवाजा बाहर की ओर खुलता है, यानी कि सड़क की तरफ। बाकी पूरे हड़प्पा में जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ आता है। उसमें क्या मिला है? तो उसमें मिला है कर्ट यार्ड। कर्ट यार्ड मतलब आंगन। तो वहां पे मकानों में आंगन होता था, खिड़कियां होती थी, मकान जो होते थे वो 2 तल्ले होते थे, कहीं कहीं 3 मंजिला का भी प्रमाण है। तो मकान का छत जो होता था वो घास, लकड़ी और मिट्टी का बना होता था। ये चीजें हो गई। अब क्या है कि वहां पे चौथा है जल निकासी प्रणाली। तो सभी मकानों के नल होते थे, मकानों से निकलने के लिए नाली होती थी, और नाली होते थे उस सड़क के मुख्य नाली से जाके मिलते थे, और वहां पे ईंटों से ढका हुआ होता था, यानी कि वो सड़क जो थी वो ग्रिड प्रणाली की थी, और नाली जो था वो सीवरेज सिस्टम था, यानी कि नाली खुला नहीं होता। कोई कंफ्यूजन? सार्वजनिक भवन, वहां पे बहुत सारे सार्वजनिक भवन मिले हैं। अन्नागार आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्नानागार पढ़ा होगा, बहुत सारे सार्वजनिक सभा के लिए भी, मीटिंग के लिए भी भवन मिला है। तो वहां पे बहुत सारे सार्वजनिक भवन भी थे। नियोजित बनावट थी, वहां पे जो शहर बसाया गया था, बसावट जो शहर का जो बसावट है ये नियोजित था, सिस्टमैटिक तरीके से। ये नहीं कि घर यहाँ बन गया, इसका कोना ऐसे निकला हुआ, उसका कोना। वहां पे सभी घर एक टाइप के होते थे, एक साइज के होते थे, एक लेवल में होते थे। आज आप गार्डन में घूम लो तो एक घर बाहर दिखेगा, एक घर पीछे दिखेगा, एक घर का ऐसे कोना होगा, एक घर का ऐसे कोना होगा। मतलब लगेगा कि जंगल के हनुमान जी का पूंछ निकला हुआ है किसी के घर में, किसी घर में बिल्ली की आंख बनी हुई है। मतलब अजीब अजीब टाइप। लेकिन उस टाइम जो घर होता था वो सिस्टमैटिक तरीके से होता था। उसके बाद क्या है? सुरक्षा व्यवस्था। तो दुर्ग जो थे उसमें बड़े बड़े दीवार पाए गए हैं, किले किले के किनारे किनारे। सुरक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था थी। पेयजल की व्यवस्था, तो आपको बताइए कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 से अधिक कुएं मिले हैं, यानी कि हर घर में कुएं थे, इसका भी प्रमाण मिलता है। तो ये था आपका हड़प्पा का नगर नियोजन प्रणाली। तो ये पॉइंट को आप ग्रीन मार्कर से, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, और इसमें एक एक लाइन लिख लो। और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि अब समय नहीं है। एक दिन में जो पढ़ रहे हो उसको घर में जाकर रिविजन करो, एक बार लिखो, फिर एक बार देखो, और उसमें कुछ कमियां दिखे तो अगले दिन जाके भेज सको। दूसरा क्वेश्चन को डाउट है किसी को? एनीवन? ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहां पे मैं बार बार कहता हूं कि इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको माइक्रो माइक्रो कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। व्यष्टि को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और व्यष्टि समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये माइक्रो शब्द या मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। किस भाषा से निकला है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब बड़ा। इसकी खोज किसने की सबसे पहले? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की खोज की है अल्फ्रेड मार्शल ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र की खोज किसने की? अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1890 में। अब ये जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी?
तो उन्होंने बुक का नाम था उनका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसमें उन्होंने बताया कि ये क्या है, इसमें क्या क्या होगा, एक कीमत सिद्धांत है या इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स है, जो भी है। पहला तो ये है। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1890। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया? तो जॉन मैनार्ड किन्स ने। तो किन्स ने इसे किया था, उनकी पुस्तक आई थी 1936 में, और पुस्तक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक कब आती है? 1936 में। वैसे नॉर्वे के रैग्नर फ्रीस, नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री थे रैग्नर फ्रीस, उनकी एक रचना आई थी और उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, वो 1933 में। और उसी रचना के लिए 1969 में उनको नोबेल अवार्ड पहली बार दिया गया। इकोनॉमिक्स क्षेत्र में पहला नोबेल मिलता है रैग्नर फ्रीस। ये नॉर्वे के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे। तो अब आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि क्या करेगा? सामूहिक सामाजिक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा? तो इसमें व्यक्तिगत इकाई की बात होगी, फर्म की बात होगी, कंपनी की बात होगी, बाजार की बात। लेकिन समष्टि में क्या होगा? जीडीपी की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की बात होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सक्सेस राइड हो सकता है, कोई और कोचिंग सेंटर हो सकता है, किसी का प्राइवेट कोई किराना दुकान हो सकता है, मॉल हो सकता है। सपोज करो कि जियो का जो मोबाइल सीमित करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन बीएसएनएल क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि भारत सरकार का है। आप यहाँ पढ़ने आए हो तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। आप गिरोह स्कूल जाते हो, वो मैक्रो का एग्जाम्पल है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए। अगर आप अपने घर में कोई नर्सिंग होम चलाते हो, वो माइक्रो का एग्जाम्पल है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो वो माइक्रो का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको पॉइंट वाइज करेंगे। एक बात और, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आता है कि कीमत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कीमत सिद्धांत और सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक ही। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई डाउट किसी को? अगला क्वेश्चन है देवसेना के गीत। हिंदी का भी क्वेश्चन है कि देवसेना के गीत में देवसेना को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? देवसेना कौन थी? मालवा की राजकुमारी थी। उनके भाई का नाम क्या था? अब कहानी, अगर आपने कविता को पढ़ा होगा तो इसके लेखक कौन थे देवसेना के? जयशंकर प्रसाद थे और स्कंदगुप्त। तो कहने का मतलब है कि बचपन में ही एक युद्ध में इनके परिजनों की हत्या भी हो जाती है, हत्या तो नहीं कर सकते, शहादत हो जाती है। तो इसमें देवसेना का कैरेक्टर दिखाया गया है। इसमें उन्होंने क्या नाम था उनके, जिनसे उनको प्यार हुआ था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को प्यार हुआ था, और स्कंदगुप्त को प्यार हो गया था उनसे थनकुबेर की बेटी लक्ष्मी से। मतलब यहाँ सीधा कहानी वही है, आगे आगे कूता, उसके पीछे बिल्ली, उसके पीछे चूहा, या चूहा उसके पीछे बिल्ली, उसके पीछे कूता, उसके पीछे शेर, और फिर धरती गोल है। तो यहाँ पे देवसेना का कैरेक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने कैसा दिखाया है, क्वेश्चन ये आपने जब उनकी स्टोरी पढ़ा रहा था तो चूंकि वो एक लव स्टोरी है, हेलवर लव स्टोरी है। पहले देवसेना को पसंद होती है, बाद में स्कंदगुप्त को पसंद आती है, देवसेना एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस समय आपको मजा आ रहा। लेकिन एग्जाम इस बार का जो पैटर्न होने वाला है वो आपके साथ खेलेगा। खेलेगा इट मीन्स गेम खेलेगा, क्वेश्चन को रीजनिंग बनाएगा, रीजनिंग
यानी कि इस बार एग्जाम से ज्यादा आपका ब्रेन टेस्ट दिया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही। क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन उसको एग्जाम्पल के तौर पर मेरी तरह एकदम सीधा साधा बना के देगा। धरती पे दो ही चीजें सीधी हैं, एक हम और एक जिलेबी। इस बार तीसरा आपका क्वेश्चन आने वाला है। जिलेबी सीधा कुछ मिला है तब? आप लोग रोज रोटी बनाते हैं, आज तक सीधा बना पाए? सब लोग गोल बनाते हैं। इसमें कोई भी चांदनी, स्वाति या जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज भी, आप लोग रोटी बनाते हैं कि नहीं घर में? कहीं बनाने का मौका मिला है कि नहीं? बनाए हैं? सोनाली कभी आज तक सीधा बना पाए हैं? रोज रोज रोटी बना के प्रैक्टिस करने का क्या फायदा जब आज तक सीधा रोटी नहीं बनाते? सब गोला बनाते हैं। खैर, अच्छा हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि गोला तो बाहर बना देती है, मम्मी को बना देती है। तकलीफ हम जैसे बच्चों को हो जाता है। चाय से खाना होता है या दूध से, उसको फिर फोल्ड करो तब ना खाओ, वैसे सीधा रहता है, उठा के डाल के खा लेते। खैर, तो देवसेना के बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि वो वीर नारी। यहाँ ये भी आपको क्या करना है? पॉइंट वाइज पॉइंट तो हाईलाइट करना है। तो पहला पॉइंट क्या करना है? ये वीर नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उनकी वीरता को दिखाया गया देवसेना में। वो कभी डरी नहीं, कभी हारी नहीं, और न कभी हार माने क्या नहीं। दूसरा दिखाया गया है त्याग और बलिदान। था कि नहीं? कैसे था बोलो? उन्होंने क्या त्याग किया था? त्याग को त्याग कर दिया। अब बलिदान क्या किया? अपने राजपाट पे। आखिर वो तो खासा में जाकर करने लगी थी ना। त्याग और बलिदान के प्रतीक भी है देवसेना। धर्म और सत्य के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। यस। धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक। पेशेंसी था ना, वो शादी नहीं की थी नहीं। सोचो किताब में तो उनको दिखाया गया है धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक। वो क्या थी? स्वाभिमानी स्त्री थी। अपने क्या स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कंप्रोमाइज की? लास्ट में संकुल आया भी तो था, ठुकरा दिया ना। भले वो बैकग्राउंड से गाना बज रहा था कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं देखी की थी। तो ये क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इंसान को अपना जान दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सब कभी कंप्रोमाइज नहीं। और ये प्रेरणा देता है देवसेना। जयशंकर प्रसाद ने इस स्टोरी में देवसेना को इसी रूप में प्रोजेक्ट किया है, और यही कारण है कि देवसेना ने कहा है कि आज की महिलाओं के लिए वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा की स्रोत है। और इसका डिटेल आंसर आपको भेज दिया है। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट पे? तो देखो, आंसर सब कुछ देगा, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स कैसे आए? तो मार्क्स का तरीका यही, क्योंकि बाकी लोग आंसर देंगे तो जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस किए थे पहले तो एक में मिला के दे दिए थे, तो सभी लोग ऐसे ही देंगे। तो आपको सबसे अलग होना है, आपको जाना है 90s में, तो फिर आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। और डिफरेंट करने के साथ जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो उसकी शुद्धता का भी ख्याल रखना हो। 24 कैरेट का खारा सोना होता है ना, वैसे लिखना होगा, उसमें हंसी गलत हुआ तो रिस्क भी है। तो इसीलिए क्योंकि हाईलाइट कर रहे हो, टीचर का नजर तुरंत पड़ेगा उस पर। टीचर अगर 5 या 5 दिन से सोच रहा है तो थोड़ा सा पहला नजर में तो आपको देखेगा, बाकी चीजें वीडियो के बाद बता दी जाएगी, लेकिन ये चीजें आपको फोकस करनी। कोई कंफ्यूजन किसी को? चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है इंग्लिश के चैप्टर 1 से, और चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। तो क्वेश्चन है वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विद हर। लेखिका कहाँ जा रही थी और उनके साथ कौन थी? यस। तो आंसर है द पोएट इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी लेखक? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। शी इज ट्रेवलिंग इन अ कार। वो किसी से जा रही थी? कार से। वो कार से जा रही थी विथ हर 66 ईयर्स मदर। उनके बगल में कौन बैठा हुआ था? मदर। उनकी उम्र कितनी थी? 66 साल।
हर मदर एक सिटिंग बेसाइड, कहाँ बैठी थी? उनके बगल में, बगल वाले सीट में। हर गैजिंग विद एन ओपन माउथ, तो उनका मुंह खुला हुआ था और वो उंघाई ले रही थी। उंघाई समझते हैं? हाँ, पलामू की भाषा में उसको जम्हाई कहते हैं। जैसे आप कभी ट्रेवलिंग करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा नींद टाइप का महसूस होगा, तो आप फिर ऐसे करके जम्हाई लेते हो। ये पलामू का भाषा में जम्हाई होता है और हिंदी में इसको बोलते हैं उंघाई, और अंग्रेजी में बोलते हैं। द पोएट लुक्स एट हर पेल, उनका फेस जो है पीला पड़ा हुआ था। कौन देखा? पोएट देखती है अपनी मम्मी को और बताती है कि उनका चेहरा कैसा है? पीला पड़ा हुआ है। एंड वीक फेस, उनका चेहरा कमजोर भी दिख रहा है, वीक भी है। एंड फेस वॉरियड, वॉरियड मतलब हाँ, वो परेशान। सिकड़ना का मतलब था कॉज। सी फियर्स लूजिंग हर, वो डर रही थी। किसके लिए? खोने से। लूजिंग हर, वो उनको खोने से डर रही थी। कौन? लेखिका या कमला दास, जो भी आपको हो। मदर डिसाइड शी लुक लाइक अ, उनके चेहरे पे झुर्रियों के थे। ये एहसास हो रहा था कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, कहीं पुनः किसको ना होना पड़े, क्योंकि पहले भी खो चुकी थी। पहले खोई थी तो मिल गए, लेकिन इस बार का डर दूसरा वाला था। पहले बार तो पढ़ाई या जॉब के लिए डिस्टेंस हुआ था, लेकिन इस बार एज के चलते जो था वो डर बना हुआ था। स्टिल द पोएट हाइड्स हर सैडनेस, उसने क्या छिपाया? अपने दुख को छिपाया, डर को छिपाया, उदासी को छिपाया। क्यों? क्योंकि उनको बुरा ना लगे मम्मी को। एंड स्माइल एट हर मदर, मम्मी की तरफ स्माइल किया और क्या बोला? बाय बाय, सी यू सून अम्मा। याद है? तो ये क्वेश्चन 99% माना चलिएगा। तो इसका आंसर तो आपको भेज ही दिया गया है। कोई मीनिंग में डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? ओके। और हाँ, आज पढ़ा है तो हो सकता है कि हम कल फिर पूछ जाए, और कल ना पूछ के 5 दिन बाद पूछ जाए। तो पर डे इसको एक बार रिविजन कर लेना, ठीक है? अभी भूल जाओ कि तुम किस स्कूल में हो, किस कॉलेज में हो, किस ट्यूशन में हो, या कौन क्या पढ़ो। अब सीरियसली फोकस करो, पर डे हर सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन, और अगर टाइम बच जाता है तो उसी चैप्टर का एमसीक्यू। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, सेफ जोन में जाइए। हम लोग 2 महीने में पर चैप्टर का 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बचेगा। तो प्लानिंग ज्यादा जरूरी है अब, चूंकि समय कम बचा। और छठा क्वेश्चन जो है वो है भूगोल से, जियोग्राफी से। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और सिद्धांत क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो मानव भूगोल जो है मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को बताता है। मानव और पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन है, सपोज करो कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो दुख किसको है? ह्यूमन को है, मानव को है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग आया क्यों? हमारे चलते ही आया। तो इसी रिलेशन को बताने के लिए ये मानव भूगोल आया। ये बताता है कि स्थानिक मतलब कि क्यों और कहां। तो कहां खेती हो सकती है, कहां मानव रह सकता है, कहां मानव व्यापार कर सकता है, ये कौन बताता है? ये मानव भूगोल बताता है। तीसरा पॉइंट है इसका सामाजिक और आर्थिक पहलू पे जो फोकस है वो भी मानव भूगोल बताता है। कहां से हॉस्पिटल बनना चाहिए, कहां फैक्ट्री लगना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहे थे ना लॉ इस्पात वाला, तो वो भूगोल ही था। उसमें बताया गया ना कि जहां पे आपके खनिज संपदा होंगे वहां कहीं ना फैक्ट्री लगेगा, जहां ट्रैवलिंग का व्यवस्था होगा, जहां पानी होगा वहां व्यवस्था लगेगा हर इस्पात उद्योग। लेकिन स्वच्छंद तो कहीं लग सकता है। तो कौन बताया? मानव। उसके बाद अंतर विषय। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, कौन कौन से विषय?
हिस्ट्री आएगा, समाज शास्त्र आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ह्यूमन साइंस आएगा, होम साइंस आएगा। मानव भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें सब सब्जेक्टों का निहित है, कोई भी विषय उससे बचेगा नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ और आप उसको कोऑर्डिनेट करो, सब्जेक्ट है तो मानव है, अब मानवता का जब धरती है तो भूगोल है तो मानव है, अब मानव है तो सब्जेक्ट है, तो मानव भूगोल में सभी विषय आएंगे। जो भी पूछेगा 4-5 अपने मन से लिख दीजिएगा, गलत नहीं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, जो भी लिखोगे हो जाएगा। इवन कि अगर आप गणित लिख देते हो तो गलत नहीं। मेजरमेंट कैसे होगा, किसी भी चीज का माप कैसे होगा, नंबर पे होगा, नंबर कहां से आएगा, गणित से। तो ये क्लियर हो गया। और एक है गतिशील, तो मानव भूगोल है वो गतिशील है। पहले क्या था कि पहले लोग तार भेजते थे, उससे पहले क्या था तो कबूतर चिट्ठी लेके जाता, उसके बाद क्या हुआ तो टेलीफोन आया, लोग जाते थे टेलीफोन बूथ में और जोरों से बोलते थे हेलो, बोलते थे ना। उसके बाद घर में टेलीफोन बूथ आया, उसके बाद छोटा वाला कीपैड वाला फोन आया जिसमें सॉन्ग और कुछ नहीं बजा था, बस बटन था। उसके बाद आज सबके पास स्मार्टफोन है। तो क्या है, ये गतिशीलता है। तो मानव अगर परिवर्तनशील है तो धरती भी बदलाव आए। मान लो हमको रहने के लिए पेड़ काटना पड़े तो भौगोलिक स्थिति बदलेगी ना। तो ये मानव भूगोल क्या है, गतिशील है, कभी भी स्टैंड करके नहीं। तो ये हो गया आपका मानव भूगोल का प्रकृति, नेचर। अब आते हैं इसके सिद्धांत। तो इसके 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत अरस्तु, हंटिंगटन और रैटजेल ने जो बताया है वो है नियतिवाद का। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है, जो नेचर है वो ह्यूमन पे कंट्रोल करके रखता है। प्रकृति जो है वो मनुष्य पे नियंत्रण रखता है, प्रकृति जो चाहेगा वही होगा। प्रकृति में अचानक बाढ़ आ गया, मनुष्य मर जाएगा, भूकंप आ गया, मनुष्य डूब जाएगा, सूखा पड़ गया, भूख से मर जाएगा। हम लोग अभी कुछ देर पहले हड़प्पा पढ़ रहे थे ना, हड़प्पा के पतन के में कारण था कि नहीं, बाढ़ भी है, भूकंप भी है। तो हंटिंगटन ने कहा, रैटजेल ने कहा, अरस्तु ने कहा कि मानव प्रकृति के कंट्रोल में रहता है, इसलिए मानव भूगोल जो है नियतिवाद है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन कुछ दिन बाद लुसियन फेबर आते हैं और पॉल विदाल डे ला ब्लास आते हैं और ये कहते हैं कि नियतिवाद नहीं है, संभववाद। प्रकृति जो है ये संभावना दिया है, अब मनुष्य को सोचना है कि इसमें वो क्या करता है। प्रकृति पानी दे दिया, मनुष्य अगर दिमाग लगाएगा तो बिजली उत्पादन हो जाएगा। प्रकृति रोशनी दे रहा है, मनुष्य अगर दिमाग लगाएगा तो सोलर लाइट बना लेगा। तो इन्होंने कहा कि नेचर जो है आपके लिए स्पेस उपलब्ध कराता है, एक संभावना देता है, और ह्यूमन का काम है कि वो उसको पूरा करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड होता है, कौन? नेचर। तो दोनों में कोई डाउट? तीसरा जो है वो लाए ग्रिफिथ टेलर, और इसको बोलते हैं लियो नियतिवाद। इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव दोनों इक्वल है। मानव भी चाहे तो कुछ इन्वेंशन कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, और प्रकृति को कहीं दिमाग फिरा तो अचानक से आएगा और ले चल जाएगा। अब मान लो पढ़ा रहे हैं, अचानक से बाढ़ आ जाए, हमको तैरना नहीं आता है, हम तो